स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा को बड़ा झटका, तेजस्वी को टेंशन। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने बदली बिहार की राजनीति। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वर्षों से भाजपा का घर रही इस सीट पर मिली जीत ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नतीजे ने भाजपा को झटका तो दिया ही है, साथ ही साथ विपक्षी दलों खास करके आरजेडी को भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं पर विश्लेषकों के अनुसार प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। जहां उनकी जीत ने यह संकेत भी दे दिया है कि बिहार में पारंपरिक राजनीतिक दलों के अलावा नई राजनीतिक ताकत के लिए भी जगह बन रही है। इस परिणाम का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी पड़ सकता है। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले सुमित की मां रोई, बोली बेटा सही सलामत घर लौट आए, बस यही चाहती हूं। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपी सुमित की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा है कि उन्हें अपने बेटे की चिंता है और उनकी सिर्फ यही इच्छा है कि वे सही सलामत घर लौट आए। जो उन्होंने कहा है कि एक मां होने के नाते उनके लिए बेटे की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है और वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो चाहती है। यह घटना के बाद परिवार भी तनाव में है। वहीं पर पुलिस ने आरोपी सुमित को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दौरान उसके पास से चाकू मिलने की बात सामने आई है। वहीं पर पप्पू यादव ने इस घटना को अपनी हत्या की साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अच्छे आदमी को सीएम बनाएं, बांकीपुर के नतीजे पर प्रशांत किशोर का फर्स्ट रिएक्शन, शाह मोदी से की अपील। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार को एक अच्छा और ईमानदार मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि यदि वे वास्तव में बिहार का विकास चाहते हैं तो फिर राज्य को बेहतर नेतृत्व दें। साथ ही उन्होंने कहा कि बांकीपुर का जनादेश केवल एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि जनता का स्पष्ट संदेश है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के मतदाताओं ने बदलाव की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि अब उसकी जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है और जनसुराज बिहार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और फिर मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला संकेत है। प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी विकास, शिक्षा, रोजगार और फिर सुशासन के मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार में अपना अभियान और मजबूत करेगी। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर मंत्री विजय सिन्हा का बड़ा बयान, जनादेश को सिरोधार्थ करती है बीजेपी। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश को सिरोधार्थ करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और भाजपा हमेशा जनादेश का सम्मान करती आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी और आगे और फिर मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से निराश न होने की अपील करते हुए कहा कि जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की सेवा के लिए लगातार काम करती रहेगी और फिर चुनाव परिणाम से सीख लेकर के संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा, जब पार्टी नेतृत्व भी परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण करेगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत की शानदार पहल, टीबी मुक्त भारत अभियान में बिहार की ऐतिहासिक उपलब्धि। दरअसल बात है कि बिहार में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार के अनुसार विशेष अभियान के दौरान करीब 1,90,00,000 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई, जिससे बड़ी संख्या में संभावित मरीजों की समय रहते पहचान संभव हुई है। यह अभियान केंद्र सरकार के 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य टीबी की जल्द पहचान, समय पर इलाज और बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके लिए गांव-गांव विशेष जांच शिविर, जागरूकता अभियान और आधुनिक तकनीक की मदद से मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और फिर सभी संबंधित विभागों की सराहना करते हुए इसे जन भागीदारी का परिणाम बताया है। वहीं पर सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी टीबी के खिलाफ ये अभियान और तेज किया जाएगा। मरीजों को निःशुल्क जांच, दवा और पोषण सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि बिहार को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को समय पर हासिल किया जा सके। जनता ने केंद्रीय नेतृत्व को दिया संदेश, जनसुराज के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान।
दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जनादेश के जरिए बिहार की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये केवल एक सीट की जीत नहीं बल्कि बदलाव की राजनीतिक के पक्ष में जनता का फैसला है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भाजपा को बिहार में अपने नेतृत्व पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर जैसे लंबे समय से भाजपा के गढ़ रहे क्षेत्र में जनता ने बदलाव का समर्थन किया है। उन्होंने इसे बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के आगे भी मजबूती से काम करेगी। जीत के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और फिर मतदाताओं का आभार भी जताया है। उन्होंने दावा किया है कि ये परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला साबित होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी अब पूरे बिहार में और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी तथा विकास और सुशासन के मुद्दों को लेकर के अपना अभियान जारी रखेगी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 50% वोट मिलना कितनी बड़ी जीत। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने करीब 50% वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में इतने बड़े वोट शेयर के साथ मिली जीत को बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के लिए जन समर्थन का मजबूत संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जीत ने यह संदेश दिया है कि बिहार में अब पारंपरिक राजनीतिक दलों के अलावा तीसरे विकल्प के लिए भी जगह बन रही है। जय युवाओं, शहरी मतदाताओं और फिर बदलाव चाहने वाले वर्ग का समर्थन जनसुराज को मिला है, जिसने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि इस उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 50% वोट शेयर किसी भी उपचुनाव में बेहद मजबूत जनादेश माना जाता है। इस जीत के बाद जनसुराज का मनोबल बढ़ा है। वहीं पर भाजपा और फिर अन्य दल भी अपनी रणनीति की समीक्षा में जुट गए हैं। शराब के नशे में धुत होकर के पप्पू यादव पर किया हमला, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दरअसल बात है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर हमले को लेकर के जांच में नया खुलासा सामने आया है। शुरुआती जांच के आधार पर यह दावा किया गया है कि मुख्य आरोपी घटना के समय शराब के नशे में था। जब पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला व्यक्तिगत था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। जी हाँ, घटना के दौरान आरोपी ने पहले पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी और बाद में उसके पास से चाकू भी बरामद होने की बात सामने आई है। इसके बाद से मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और फिर समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पप्पू यादव ने इस घटना को अपनी हत्या की साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत किशोर की जीत पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दी बधाई। प्रशांत किशोर की तारीफ में क्या बोले तेज प्रताप यादव। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और बांकीपुर की जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर की जीत को जनता की इच्छा का सम्मान बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इस परिणाम से यह साफ है कि बिहार की राजनीति में बदलाव की चाह रखने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशांत किशोर जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे और विधानसभा में लोगों की आवाज मजबूती से उठाएंगे। इस जीत को लेकर के राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं जारी है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की जीत पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीदवार को चुना है भाजपा उसका सम्मान करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और उनकी पार्टी जनादेश को पूरी तरह से विनम्रता के साथ स्वीकार करती है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी और जनता के बीच पहले से अधिक मजबूती के साथ काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निराश नहीं होने की अपील करते हुए कहा है कि जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा तथा पार्टी जनादेश जनसेवा के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहेगी। प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका, भाजपा के गढ़ में सेंध लगाकर के दर्ज की ऐतिहासिक जीत। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के लंबे समय से मजबूत माने जाने वाले गढ़ में जीत दर्ज करके बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को लगभग 19,000 वोटों के अंतर से हरा करके अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की है। इस जीत को बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जीत केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है बल्कि ये बिहार में उभरते नए राजनीतिक विकल्प का संकेत है।
बांकीपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट पर जनसुराज की जीत ने भाजपा समेत अन्य प्रमुख दलों को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि ये परिणाम बदलाव की राजनीति का समर्थन है। वहीं पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अब इस नतीजे के बाद आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत अब सम्राट चौधरी के लिए भारी क्यों पड़ सकती है? दरअसल बात है कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में इस सीट का हाथ से निकलना राजनीतिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परिणाम के बाद विपक्ष और फिर जनसुराज दोनों का मनोबल बढ़ेगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह नतीजा भाजपा की चुनावी रणनीति और फिर संगठनात्मक मजबूती पर भी सवाल खड़े कर सकता है। साथ ही यह भी संकेत देता है कि बिहार में मतदाता नए राजनीतिक विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर सीटों के समीकरण और फिर चुनावी रणनीतियों पर पड़ सकता है। हालांकि एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीति का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन बांकीपुर का परिणाम सभी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब भाजपा, जनसुराज और फिर अन्य दल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। हम कभी भी चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ते, प्रशांत किशोर की जीत पर बोले बीजेपी नेता। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद भाजपा नेताओं ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव आयोग या फिर ईवीएम पर हार का ठिकरा नहीं फोड़ती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है और भाजपा हमेशा उसका सम्मान करती है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि पार्टी चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी और फिर यह समझने की कोशिश करेगी कि किन कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से निराश न होने और फिर संगठन और मजबूत बनाने का आह्वान किया है। 30 साल बाद ढहा बीजेपी का अवैध किला। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के 3 दशक पुराने गर्व में जीत दर्ज करके बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस जीत के पीछे कई अहम कारण रहे हैं, जिनमें स्थानीय मुद्दों पर फोकस, लगातार जनसंपर्क अभियान, युवाओं का समर्थन, शहरी मतदाताओं का रुझान और भाजपा विरोधी वोटों का एकजुट होना प्रमुख माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने पारंपरिक चुनावी प्रचार के बजाय घर घर संपर्क, संगठन की सक्रियता और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता दी है। जी हाँ, वहीं पर भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल थी, लेकिन मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। इस परिणाम को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर का पहला बयान, बीजेपी पर बोला हमला। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि केवल एक चुनाव जीतने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जीत बदलाव की शुरुआत है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करना होगा। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चुनाव जीतना नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना है। उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 1 करोड़ मुआवजा दो, नहीं तो अभिजीत दिप्के ने सरकार को दी नई डेडलाइन, फिर सड़कों पर उतरेंगे छात्र। दरअसल बात है कि कोकड़ो जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने सरकार को नई चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कथित परीक्षा घोटालों से प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और अन्य लंबित मांगों पर तय समय के भीतर फैसला नहीं लिया गया तो छात्र फिर से देश भर में आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। जहां अभिजीत दिप्के ने कहा कि उनकी मांग केवल मुआवजा तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करना और छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो फिर छात्र एक बार फिर से लोकतंत्र तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने छात्रों और फिर अभिभावकों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। वहीं पर सरकार की ओर से अब तक नई डेडलाइन पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। आज तुमको मार देंगे, सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, बोले सुबह से 4 बार आ चुके हैं फोन। दरअसल बात है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा कर दिया है फिर से कि उन्हें जान से मार देने की धमकियां मिल रही है।
जब सुबह से 4 बार फोन आ चुका है। उन्होंने कहा कि सुबह से 4 बार धमकी भरे फोन आए हैं जिनमें उन्हें जान से मार देने की बात कही गई है। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में उनके दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर हमला हुआ है था। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हालिया मामले हमले और फिर लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस फोन कॉल की जांच और संबंधित लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। पप्पू यादव ने कहा है कि इस धमकियों से डरने वाले नहीं है और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। वहीं पर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिल्मी दुनिया में नहीं चमकी किस्मत, राजनीति में उतरते ही बदल गई। फिल्मी दुनिया में नहीं चमकी किस्मत, राजनीति में उतरते ही बदल गई तकदीर। दरअसल बात है कि भारतीय राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पहले फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद राजनीति का रुख किया। इसमें सबसे चर्चित नाम स्मृति ईरानी, रवि किशन, मनोज तिवारी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं का है, जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। कुछ नेताओं को फिल्मों में सीमित सफलता मिली, लेकिन राजनीति में उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला, जिसमें से चिराग पासवान भी है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नेताओं ने अपनी लोकप्रियता और फिर जनसंपर्क का लाभ उठा करके चुनावी राजनीति में मजबूत जगह बनाई है। जब फिल्मों से मिली पहचान ने शुरुआती दौर में उन्हें जनता तक पहुंचने में मदद की, जबकि बाद में उनके राजनीतिक कार्य और फिर संगठनात्मक भूमिका ने उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया। बांकीपुर उपचुनाव में क्यों चुप रहे तेजस्वी यादव? दरअसल बात है कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मीडिया के सवालों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। जहां हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान जब उनसे चुनावी रुझानों को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता का होता है और परिणाम आने के बाद ही विस्तार से बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है और सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने चुनाव परिणामों पर जल्दबाजी में टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मतगणना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। बाद में आए नतीजों में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज की। इस परिणाम को बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और सभी दल अब इसके राजनीतिक संदेश का विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं। बिहार के रेल यात्री सितंबर में सफर से पहले देख लें लिस्ट। 384 ट्रेनों के रूट बदले, 56 ट्रेनें रास्ते में ही रुकेगी। दरअसल बात है कि सितंबर महीने में बिहार से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे द्वारा मोकामा के पास रेल अवसंरचना से जुड़े कार्यों के कारण 384 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं, जबकि 56 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द और फिर कुछ के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस, नया रूट और समय अवश्य जांच लें। प्रभावित ट्रेनों में बिहार होकर के गुजरने वाली कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस और फिर मेल ट्रेनें भी शामिल है। कौन है प्रशांत किशोर की एमबीबीएस पत्नी? अमेरिका से शुरू हुई थी पीके जाह्नवी की लव स्टोरी। दरअसल बात है कि बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की निजी जिंदगी भी चर्चा में है। उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मुलाकात अमेरिका में उस समय हुई थी जब प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से जुड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर काम कर रहे थे। बाद में दोनों ने विवाह किया और उनका एक बेटा भी है। डॉक्टर जाह्नवी दास सार्वजनिक जीवन से अपेक्षाकृत दूर रहती है, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर का समर्थन किया। जब प्रशांत किशोर की जीत पर उन्होंने इसे जनता की विश्वास और फिर लंबे संघर्ष का परिणाम बताया तथा मतदाताओं का आभार जताया है। प्रशांत किशोर की चुनावी जीत के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बन गई है। चुनावी रणनीति से विधायक बनने तक के सफर में उनके परिवार, खास करके उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास की भूमिका को भी चर्चा में देखा जा रहा है। भोजपुर में बाल विवाह की कोशिश नाकाम, मंदिर में शादी रचाने पहुंचे नाबालिग प्रेमी युगल को पुलिस ने लिया हिरासत में। दरअसल बात है कि बिहार के भोजपुर जिले में बाल विवाह की एक कोशिश को पुलिस और प्रशासन ने समय रहते नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार एक नाबालिग प्रेमी युगल मंदिर में शादी करने पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों को हिरासत में लेकर के विवाह रुकवा दिया। इसके बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया और फिर मामले की जानकारी बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों को दी गई।
पुलिस ने बताया है कि दोनों की उम्र कानूनी विवाह आयु से कम होने के कारण बाल विवाह निषेध कानून के तहत तत्काल हस्तक्षेप किया गया। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है कि नाबालिगों का विवाह कानूनन अपराध है और इससे बच्चों की भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। मामले की जांच जारी है और फिर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बिहार में 9 से 17 अगस्त तक व्यापक स्तर पर आयोजित होगा हर घर तिरंगा अभियान। दरअसल बात है कि बिहार में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों से अपने घरों, सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों को अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। जहां अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और फिर विभिन्न सरकारी विभागों में जागरूकता कार्यक्रम, प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा और फिर देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। जब प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करके राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और फिर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। ना डॉक्टर ना इंजीनियरिंग, आखिर कौन सी पढ़ाई पर करके राजनीति की चाणक्य बने प्रशांत किशोर। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में है। वे ना डॉक्टर है और ना ही इंजीनियर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बिहार में शुरुआती पढ़ाई के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए किया है। इसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट की पढ़ाई की और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी काम किया। राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और फिर क्षेत्रीय दलों के चुनाव अभियान की रणनीति तैयार की है और बाद में अपनी पार्टी जनसुराज बना करके सक्रिय राजनीति में कदम रखा। बांकीपुर उपचुनाव में उनकी जीत को उनकी राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय माना जा रहा है। मुझे नेता नहीं बनना है, राजनीति में एंट्री पर अभिजीत दिप्की ने तोड़ी चुप्पी, बताया सीजेपी का असली प्लान। दरअसल बात है कि कोकण जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्की ने राजनीति में आने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं की आवाज उठाना है, न कि किसी पद या फिर पहचान के लिए राजनीति करना है। उन्होंने कहा है कि सीजेपी का फोकस शिक्षा, रोजगार और फिर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अभिजीत दिप्की ने बताया है कि 5 अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल संगठन का लक्ष्य युवाओं के मुद्दों को मजबूत करना है और किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले पर सामूहिक रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सीजेपी का उद्देश्य व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है। भविष्य की रणनीति को लेकर के अंतिम फैसला कोर कमेटी की बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। 5 अगस्त तक दक्षिण बिहार में बारिश और गरज चमक की संभावना। धान की फसल बचाने के लिए किसानों को तुरंत करना होगा ये काम। दरअसल बिहार के कई जिलों में 5 अगस्त तक गरज चमक, तेज हवाओं और फिर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गया, नवादा समेत कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम को देखते हुए धान की फसल की विशेष निगरानी रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम बारिश के कारण धान के खेतों में खरपतवार तेजी से फैल सकते हैं, जिससे फसल की बर्बाद प्रभावित होगी। जो किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते खेतों की निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नियंत्रण के उपाय अपनाएं और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें ताकि संभावित बारिश का पूरा लाभ मिल सके। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम विभाग की ताजा सलाह पर नजर रखने की अपील की है। यदि गरज चमक या फिर तेज बारिश की चेतावनी जारी हो तो फिर खेतों में अनावश्यक काम करने से बचें और फिर मौसम सामान्य होने के बाद ही कृषि कार्य करें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत कार्यक्रम में बोले सम्राट चौधरी, शराबबंदी से बिहार में आया बड़ा बदलाव। दरअसल बात है कि पटना में आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी से समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और फिर परिवारों को मिला है तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश की युवा पीढ़ी स्वास्थ्य, जागरूक और फिर नशा मुक्त होगी। उन्होंने कहा है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जन जागरूकता और फिर समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। बिहार में आसमान से बरती मौत, वज्रपात की चपेट में आने से 8 लोगों की गई जान, बांका के 6 लोग शामिल। दरअसल बात है कि बिहार में रविवार को आकाश से बिजली ने बड़ा कहर बरपाया है। पूर्वी बिहार और फिर सीमांचल के विभिन्न जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से 8 लोगों की जान चली गई, जिनमें बांका जिले के 6 लोग शामिल है।
यह अधिकांश हादसे उस समय हुई जब किसान खेतों में धान रोपाई कर रहे थे और प्रकृति से अन्य कार्य कर रहे थे। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और राहत प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की है। जिला प्रशासन ने भी किसानों और फिर ग्रामीणों को सतर्क रहने तथा बारिश तथा और गरज चमक के साथ सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। क्या बिहार की इस मां की पुकार चीन तक पहुंचेगी? कैसे पहुंचा बेटा जेल, कब लौटेगा घर? दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी यशराज पिछले करीब 5 महीने से चीन के संघे में हिरासत में है। परिवार का कहना है कि उन्हें काम के सिलसिले में विदेश भेजा गया था, लेकिन वहां पर किसी कानूनी मामले में हिरासत में ले लिया। अब उनकी मां लगातार बेटे की रिहाई के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। परिजनों के अनुसार उन्हें अब तक बेटे की स्थिति को लेकर के बहुत सीमित जानकारी मिल पाई है। मां का कहना है कि परिवार लगातार प्रशासन और फिर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहा है ताकि यशराज को कानूनी सहायता मिल सके और वह सुरक्षित भारत लौट सके। परिवार ने केंद्र सरकार और फिर विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राजनयिक स्तर पर प्रयास करके यशराज की जल्द रिहाई होगी और भारत वापसी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल मामले में आधिकारिक प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर बहुत ही आगे चल रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर है। चुनाव आयोग के मुताबिक बांकीपुर सीट पर कुल 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। वहीं पर 14 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसके बाद प्रशांत किशोर लगातार अपने व्रत बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 28,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और वे फिलहाल अभी 7-8 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर आरजेडी की रेखा गुप्ता को मात्र 6,000 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज गुप्ता को करीब 20,000 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर है। बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाकों में मौजूद है और इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। प्रशांत किशोर 7,781 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। नीरज कुमार को 20,000 प्लस वोट मिले हैं। आपको बता दूं कि आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस वजह से इसके नतीजे पर कई लोगों की नजर है। इस सीट से बीजेपी ने नीरज कुमार, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और फिर आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। जब प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई। बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। उन्हें पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर लगातार शुरू से ही, यानी कि राउंड 1 से राउंड 14 तक लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कभी भी वो पीछे नहीं हटे, हमेशा वो आगे बढ़ते चले गए। पहले तो 500, 700, उसके बाद 1,000-1,200 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वोटों का जो फासला है वो बढ़ता चला गया और अब करीब 7,500-8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 14 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर 7,781 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पर रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो पीछे चल रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर नीरज कुमार है जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 14 राउंड पूरी हो चुकी है। नीरज कुमार को 20,040 वोट मिले हैं और प्रशांत किशोर अब तक 7,781 वोट से आगे चल रही है। दोस्तों, कोचाधामन के बिशनपुर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आई है। किशनगंज की पहचान सिर्फ अपनी खूबसूरती या फिर सीमांचल से नहीं है, बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारा। यहाँ मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की आजान एक दूसरे के सम्मान के साथ गूंजती है। त्योहार किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है और यहाँ के लोग बखूबी निभाते हैं, सब मिलजुल करके। यही तस्वीर एक बार फिर से कोचाधामन के बिशनपुर में सावन की पहली सोमवारी पर देखने को मिली, जहां पर धार्मिक आस्था के साथ इंसानियत, सेवा और भाईचारे ने लोगों का दिल जीत लिया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर फॉलो नहीं किए हैं तो चले बात करते हैं विस्तार से। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के बिशनपुर में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर श्री शिव सेवा समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और फिर श्रद्धा के साथ इस यात्रा में भाग लिया। यात्रा अंबेडकर भवन परिसर से शुरू होकर के बिशनपुर पेट्रोल पंप, बिशनपुर मार्केट और बिशनपुर थाना होते हुए खकुआ नदी छठ घाट पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जल उठाव कराया गया। इसके बाद श्रद्धालु शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। लेकिन इस आयोजन की सबसे खासियत सिर्फ धार्मिक आस्था की नहीं रही, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की वे मिसाल थी जिसने पूरे इलाके का दिल जीत लिया।
समाज सेवी सद्दाम भारती अपनी पूरी टीम के साथ हाथ में तिरंगा लेकर के कलश यात्रा की अगुवाई करते नजर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने और उसकी टीम ने सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं, बच्चों और बुजुर्गों के बीच नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतलों का वितरण किया। इस सेवा अभियान में शादाब सैफी, निहाल अख्तर मुन्ना, शाहिब अंसारी, नूर अख्तर और फिर मेहताब आलम जैसे मुस्लिम समाज के लोग पूरी निष्ठा से सेवा करते दिखाई दिए। वहीं पर दूसरी ओर गौतम चौधरी, मुकेश सिंघल, रोहित अग्रवाल, मिंटू कुमार शाह, नवीन रजक, राहुल रजक, अमन रजक, उदय दास, मनु रजक, खुशी कुमारी और भी कई सारे लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। जब पूरे आयोजन के दौरान बिशनपुर थाना पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालती रही, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज जब समाज को बांटने की कोशिश होती है, तब बिशनपुर की ये तस्वीर पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। यहाँ पर धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल एक है। यहाँ लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। बिशनपुर की ये कलश यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि इसने ये साबित कर दिया कि किशनगंज की असली ताकत उसकी हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सम्मान और भाईचारा है। इस मिट्टी में मोहब्बत बसती है और इस भाईचारे को कोई भी ताकत कभी नहीं तोड़ सकती। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। घर के बाहर खड़ी 4 व्हीलर्स के टायर खोल करके लेकर चले गए। जी हाँ, टायर की चोरी हो गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक नई कार को निशाना बनाया। रातों रात कार के 2 टायर खोल करके चोर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल से। दरअसल बात है कि किशनगंज शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला शहर के इमली गोला स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के पास मोहम्मद नगर इलाके का है, जहां पर अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक नई कार के 2 टायर चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार कार मालिक ताउकीर ने रोज की तरह रात करीब 11 बजे अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी। जब सुबह उठ करके बाहर आए तो देखा कि कार के पीछे के दोनों टायर गायब थे। चोर बड़ी सफाई से टायर खोल करके फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी हाल ही में 21 जुलाई 2026 को खरीदा गया था। जब नई गाड़ी के साथ हुई इस वारदात से परिवार भी हैरान है और आसपास के लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि घर के बाहर खड़ी नई कार भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शहर में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में रात के समय पुलिस गश्त और फिर निगरानी को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। जब पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और चोरी में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जब उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इन चोरी का खुलासा करेगी और आरोपियों को गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज एयरपोर्ट को विस्तार किया जाएगा, यानी कि किशनगंज एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, जिससे किशनगंज को एक नई उम्मीद जगी है। दरअसल बात है कि किशनगंज और पूरे सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही खबर सामने आई है। किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद किशनगंज एयरपोर्ट परियोजना को नई गति मिलेगी और भविष्य में बड़े विमानों के संचालन का रास्ता भी साफ होगा। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज जिले के खगड़ा स्थित एयरपोर्ट के विकास को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्षों से लंबित रनवे विस्तार परियोजना के लिए अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 5 करोड़ 45 लाख 97,100 रुपए के प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के तहत कुल 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें पूर्व दिशा में लगभग 17 एकड़ और पश्चिमी दिशा में लगभग 7 एकड़ जमीन शामिल है। अधिकारियों के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली जमीन में निजी जमीन के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की कुछ
भूमि भी शामिल है। सरकार ने बताया है कि प्रभावित भूस्वामियों को निर्धारित MVR दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति राशि को भू अर्जन पदाधिकारी के विशेष खाते में हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दे दी गई है, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। लंबे समय से भूमि संबंधित बाधाओं के कारण एयरपोर्ट का विस्तार कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब प्रशासन ने आवश्यक सत्यापन और फिर कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही रनवे विस्तार और फिर अन्य तकनीकी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। वहीं पर किशनगंज का भौगोलिक महत्व भी इस परियोजना को बेहद खास बनाता है, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के निकट स्थित ये इलाका सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में बेहतर हवाई संपर्क न केवल सीमांचल बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों और फिर जनप्रतिनिधियों का मानना है कि रनवे विस्तार के बाद खड़े विमानों का संचालन संभव होगा, इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही आपातकालीन सेवाओं और फिर रक्षा से जुड़े कार्यों को भी मजबूती मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भी इसे सीमांचल के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रशासन का कहना है कि पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। अब किशनगंज के लोगों की उम्मीदें इस परियोजना से जुड़ गई है। वर्षों से जिस एयरपोर्ट के विकास का इंतजार किया जा रहा था, वह अब धीरे धीरे जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। यदि सभी प्रक्रिया तय समय पर पूरा होती है, तो फिर आने वाले समय में किशनगंज को हवाई मानचित्र पर नई पहचान मिलने के साथ साथ पूरे सीमांचल के विकास को भी नई उड़ान मिल सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। दरअसल बात है कि किशनगंज में अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान सामने आया है। जुलाई महीने में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए की ब्राउन शुगर, लाखों की गांजा, 2.5 करोड़ रुपए के अवैध लॉटरी टिकट और बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 312 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और फिर अवैध कारोबार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल। तो उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज पुलिस ने जुलाई माह के दौरान चलाए गए विशेष अभियान का ब्यौरा जारी करते हुए बड़ी सफलता का दावा किया है। जब पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले भर में अवैध शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, चोरी, अवैध बालू खनन और फिर अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 312 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाहन जांच अभियान भी चलाया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से 25,30,480 रुपए की समन राशि वसूली की गई। सबसे बड़ी सफलता नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में मिली। पुलिस ने 1.354 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा 12 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। अवैध लॉटरी कारोबार पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 5,03,748 अवैध लॉटरी टिकट जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 400 पीस यानी कि लगभग 40 लीटर अवैध कप सिरप और 590 लीटर विदेशी एवं देशी शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने अभियान के दौरान 246 मवेशियों को जब्त किया है। वहीं पर 40 गाड़ी, जिनमें ट्रक, कार और फिर बाइक शामिल है, उन्हें भी जब्त किया गया है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान 9,48,839 रुपए भारतीय मुद्रा और 2,60,130 नेपाली रुपए भी बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने 50 मोबाइल फोन, सोना चांदी के आभूषण, घरेलू सामान और फिर नशीले दवाओं की 300 गोलियां भी बरामद की है। जुलाई महीने में पुलिस ने 2 हत्या, 1 डकैती, 6 गिरह भेदन और 2 मंदिर चोरी के मामलों का भी सफलतापूर्वक खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नशे और फिर अपराध पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।